तो आ गए आप सभी थंबनेल देख के। तो भाई जब थंबनेल देख के आ ही गए हो तो थोड़ा पेशेंस भी रखो। जो थंबनेल पे लिखा है वो करेंगे भी तो सही अभी। तो भाई आज हम प्रोवाइड करेंगे आपके सामने वो लाइव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने लिखा भी है कि भाई सभी रिवीजन्स का बाप, तो भाई यहाँ पे आपको वही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने थंबनेल पे तो नहीं, लेकिन जो स्लाइड्स बनाई हैं उसके जो मेन स्लाइड है वहां पे लिखा भी है कि विद 360 डिग्री रिवीजन। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग कमेंट में लिखने वाले हैं कि भाई ये तो कहीं और से उठाया गया है, ये वगैरह वगैरह। पर भाई देखो, हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा करने का, लेकिन भाई हमारे सजेशन में एक किसी ने लिखा हुआ था और मेरे को ये सजेशन काफी अच्छा लगा, इस वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये काम तो हम कर भी सकते हैं भाई, हम मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज कराते हैं, है ना। और मैं अपलोड भी कर देता हूँ, अपलोड करने के बाद भाई कोई इतना रिस्पॉन्स आता नहीं है। अब देखते हैं, इस पे रिस्पॉन्स आने लग गया तो हम मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे इसके साथ साथ, और सब कुछ काम होने लगेगा। पर यहाँ पे जब आप रिवीजन के लिए आए हो तो रिवीजन एकदम मस्त होने वाला है। आप कृपया हमें 1 घंटे या फिर जो भी 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी उस पे पूरा फोकस्ड रहिएगा। आपको हर चीज का मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई वाकई में रिवीजन का बाप है या नहीं है, ठीक है। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस को लिया है जहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, और वो क्वेश्चंस भी कि भाई जैसे कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी रहते हैं ना कि भाई आप सोच नहीं पाते कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको सोचना भी सिखाएंगे अब, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 1070 इज इक्वल्स टू 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 290 माइनस 10 340 1 प्लस 10 290 10 340, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब 1070 इज इक्वल्स टू टू ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कहीं 1070 होगा, लेकिन ऑल द जब हमने क्वेश्चन को देखा तो हमारे पास 1070 दिखा नहीं हमको। पर भाई हमको एक चीज दिख गई यहाँ पे, एक चीज दिख गई यहाँ पे, ये 1070 है ना, 1070। तो ये मेरे पास cot 20 की वैल्यू है, cot 20 की वैल्यू है, cot 20 इज इक्वल्स टू 2a। लेकिन अब यहाँ पे 20 और 70 का रूल क्या हुआ, हमें ये तो बताइए कि आपने 20 लिखा क्यों है, 70 जब हमारे पास दिया ही हुआ था। भाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 290 है ना, ये मेरे पास और कुछ नहीं, ये मेरे पास ऐसे ही तो है 10 270 प्लस में 20, ये मेरे पास कुछ ऐसा ही तो है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में 10, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 270 प्लस में 70 अपॉन, ये तो मेरे पास नीचे मैं वैसे ही लिख देता हूँ इसको 1 प्लस में ये 10 270 प्लस में 20। भाई लिखने के लिए देखो, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, बाकी इतना तो लिखना होता है नहीं, ठीक है। 10 270 प्लस में ये जो हो गया मेरे पास 70, ठीक है। अब भाई आपने यहां तक तो पढ़ लिया, लेकिन किसी किसी को तो यही नहीं पता कि 10 270 प्लस थीटा क्या होता है। तो यहाँ पे आज से आप नोट ला के क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 270 प्लस में थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरे पास, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। माइनस जब ये कॉट थीटा रहेगा, अभी कैसे रहेगा वो भी थोड़ा देख लो, वो भी थोड़ा समझ में आना चाहिए ना, तभी तो वीडियो देख रहे हो आप। तो भाई देखो, मेरे पास 270 प्लस थीटा का तो कोई रूल नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे यदि 180 प्लस थीटा लिखा हुआ था तो भी मैं -10 थीटा या फिर +10 थीटा आ जाता मेरे पास आंसर, ठीक है। यहाँ पे 10 90 प्लस थीटा लिखा होता तब भी माइनस कॉट थीटा आ जाता। लेकिन भाई यहाँ पे 270 प्लस थीटा है, तो इसको 180 या 90 के नजदीक लेके तो जाओ पहले। तो जब 180 के नजदीक लेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 180 प्लस में 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस में थीटा, ठीक है। अब मैं इसको जब 180 प्लस में इस 90 प्लस में थीटा को यदि मैं थीटा कैलकुलेट करूं, थीटा मान के चलूं, तो ये मेरे पास क्या है, 10 180 प्लस थीटा। और 10 180 प्लस थीटा क्या रहेगा मेरे पास, 10 थीटा ही तो रहेगा, 10 थीटा ही तो रहेगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 90 प्लस थीटा। और जब ये 10 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस, तो यहां से ये 10 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस कॉट थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली अब मैं यहाँ पे -cot 20 ही तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा देखो, ये -cot 70 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि +cot 70 अपॉन 1 प्लस, अब ये देखो दोनों माइनस के आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो cot 20 cot 70, cot 20 cot 70, ठीक है। हो गया आंसर, आंसर ही आ गया ना। तो देखो cot 20 की वैल्यू है मेरे पास, देखो cot 20 की वैल्यू है ना, और प्लस में अब ये cot 70 की वैल्यू 1070 है, तो cot 70 1/2 है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2a इंटू में 1/2 है, हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 माइनस में 4a² अपॉन में 4a इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर, जो हमने करा भी हुआ था जब मैंने सॉल्यूशन करवाया था, ठीक है, यही आ रहा था ना।
अब भाई सोचने का थोड़ा तरीका तो बदलो अपना। अब भाई ऐसा तो है नहीं, जब रिवीजन करवाना है तो भाई देखो रिवीजन के तौर पे मैंने आपको लिख के भी लाया हूँ यहाँ पे देखो। हमारे पास ये सारी आइडेंटिटीज तो हमें पता ही रहती हैं कि साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। यदि यहाँ पे मैं ये लिख दूँ आपके सामने कि कॉस 90 + थीटा, तो कॉस 90 + थीटा क्या रहेगा मेरे पास, माइनस साइन थीटा रहेगा। ध्यान रखना, क्योंकि कॉस तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो भाई वो तो माइनस का ही रहेगा ना। यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे भी हुए हैं देखो, कॉस 90 + थीटा, टेन 90 + थीटा, कॉस 90 + थीटा, यहाँ पे सेक 90 + थीटा और कॉट 90 + थीटा। और ये मैं आपके सामने लिख के लाया हूँ, एक को प्रूफ करके बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे साइन 270 - थीटा है ना, तो मैंने क्या बोला पहले, 180 या फिर 90 के नजदीक तो लाओ इसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, साइन 180 प्लस में 90 माइनस थीटा। और साइन 180 + थीटा क्या रहेगा मेरे पास, माइनस साइन थीटा रहेगा ना, तो माइनस साइन 90 - थीटा। और साइन 90 - थीटा को तो मैं माइनस कॉस, ये सीधा ही कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो माइनस कॉस थीटा आंसर आ रहा है ना मेरा। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही इसको सॉल्व, ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको। पर भाई सारा आपके सामने कॉन्सेप्ट रख दिया गया है, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज भी होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे यदि याद करना हो तो आप ये वाले फॉर्मूले जरूर याद रखना अपना। जैसे 2 sin थीटा cos थीटा होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपके सामने। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या रहती है मेरे पास, इसके दो देखो, कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। एक जगह आप इसकी वैल्यू उतार देना, एक जगह इसकी वैल्यू निकाल देना, तो 2 cos² थीटा -1, और एक कितना हो जाएगा, 1 - 2 sin² थीटा। एक इसी की वैल्यू क्या होती है, 1 - में tan² थीटा अपॉन में 1 + tan²थीटा। ठीक है। और यहाँ पे tan 2 थीटा की वैल्यू यदि कोई पूछे आपसे, तो tan 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan²थीटा। ठीक है। रिवीजन हो गया ना पूरा, है ना। दूसरा मेरे पास क्या है, ए राइट प्रिज्म विद ए ट्रपेजियम। भाई देखो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं लिख के लाया हूँ अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बेस ऑफ पैरेलल साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 3211 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब भाई मैं ये क्वेश्चन करूंगा बाद में, लेकिन पहले आपको ये तो बता दूं कि भाई ये ट्रपेजियम क्या होता है, भाई ये प्रिज्म क्या होता है। तो भाई ट्रपेजियम क्या होता है, ट्रपेजियम हमारे पास कुछ नहीं होता है, ट्रपेजियम एक रेक्टेंगल ही होता है। पर रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, रेक्टेंगल ना बोल के इसको क्वाड्रिलेटरल बोलना काफी सही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। जैसे मान लो मैंने इसको इसके पैरेलल मान लिया, ठीक है। और यहां से दो साइड समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि दो पैरेलल समान ये जो दोनों भुजाएं समान होंगी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा हमारे पास ये, आइसोसेलेस और जो है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होती हैं, ये होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये, देखो इनसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, या तो देखो इसका एरिया पूछेगा। तो एरिया यदि आपको लिखना पड़े तो एरिया क्या रहेगा इसका, यदि मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, ठीक है। और यहां से यहां तक इनके बीच की दूरी मैंने मान ली एच, मान ली इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो इनका एरिया रहेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना रहेगा, ए प्लस में बी, इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एच है, ठीक है। तो एरिया कितना रहेगा मेरे पास, हाफ इंटू ए प्लस में बी इंटू एच। लेकिन हमसे ये तो नहीं पूछता भाई, ये तो नहीं पूछता ना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यदि मैं ई को क्या मान लूं, इसका मिड पॉइंट मान लूं, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट, और ये भी एफ को भी मैंने मिड पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ई एफ, इनकी ई एफ इसकी मीडियन हो जाएगी। तो यहां से जब ई एफ की वैल्यू निकालवाएगा ना कोई आपसे, ई एफ की वैल्यू, तो ई एफ की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, ए बी प्लस में सी डी अपॉन में 2 रहेगी, 2। ये भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जो कि पूछा जाता है। मैंने जब अपनी शीट्स इंक्लूड करी थी ना, तो शीट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं इनके ऊपर बेस्ड, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें मान लिया, चलो मैं ए बी को ऊपर ही लेके चलता हूँ इसमें, है ना, और सी डी, है ना। अब मैंने क्या करा, इनके दोनों को डायगोनल्स को मिला दिया, दोनों डायगोनल्स को मिला दिया, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से ए सी और बी डी डायगोनल्स हो गए। जब ए सी और बी डी डायगोनल्स हो गए तो इनके मिड पॉइंट्स को मैंने क्या मान लिया, इनके मिड पॉइंट्स को मान लिया, ये ई है ये एफ है, ये ई है ये एफ है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं। और इन मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा ना, तो यहाँ पे ई एफ की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, ए बी माइनस सी डी अपॉन में 2। ठीक है। देख लेना कौन सा
कौन सा बड़ा है, सी डी बड़ा है, ए बी बड़ा है, ये कौन सा है, मतलब बड़े में से छोटा घटेगा जो भी है। ठीक है। तो ये मेरे पास सारे जो है कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। कई बार आपने सिमिलैरिटी पढ़ी है, तो सिमिलैरिटी बेस्ड जब क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे नीचे क्या बनता है, ऊपर तो ट्रायंगल बन जाता है, नीचे क्या बनता है, ट्रेपेजियम ही बनता है, ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है। अब देखो भाई, ये प्रिज्म है, प्रिज्म है ना भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैंने प्रिज्म की वीडियो अपलोड करी हुई है, यहाँ पे आइकन पे आ रहा होगा, जाके चेक चेक कर सकते हो आप। ठीक है। अच्छे से चेक कर सकते हो, यहाँ पे सारे प्रिज्म के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप वीडियो में जाके चेक करना, वहां पे सब चीज बताया हुआ है आराम से। ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं प्रिज्म को कुछ नहीं समझता, मैं प्रिज्म को एक चीज समझता हूँ, कि जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उस बुक्स की हमारे पास सिर्फ लंबाई है और थोड़ी सी उसकी मोटाई है, थोड़ी सी उसकी चौड़ाई कह लो, या तो देखो ऐसे अपन लंबाई मान लेते हैं, मान लो देखो मेरे पास ये कोई किताब हो गई ना, ये कोई किताब हो गई, तो मैंने इसको तो लंबाई मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, चौड़ाई मान लिया इसकी। ठीक है। तो इसमें कोई हाइट नहीं है, इसकी कोई हाइट नहीं है। ठीक है। अब मैं इस किताब के ऊपर, किताब के ऊपर, किताब के ऊपर किताब मैंने ऐसे रख दिया है, ऐसे रख दिया है ना। तो देखो ये बताओ, ये यहां से यहां तक इसकी पूरी वो नहीं बन गई क्या, मोटाई नहीं बन गई क्या इसकी। तो यहाँ पे मोटाई भी तो ऐड हो गई ना इसकी, मोटाई भी तो ऐड हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है ना। लेकिन मैंने क्या करा, क्या करा, जब मेरे पास ऊपर और नीचे के बेस समान है, ऊपर और नीचे के बेस समान है, तो यहाँ पे देखो जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला क्या रहेगा, हमारे पास बेस समान रहेगा। ठीक है। और बीच में क्या रहेंगे उनके, तीन फेसेस रहेंगे। ठीक है। जैसे कि आप ट्रायंगुलर प्रिज्म में देख सकते हो, देखो ये ऊपर वाला बेस हो गया और ये पीछे वाला हो गया। ठीक है। और साइड में ये है ना, देखो तीन फेसेस, एक तो फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, और तीसरा फेस दिख जाएगा। ठीक है, नीचे की साइड मतलब, है ना। ऐसे ही आपके पास स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला। ऐसे ही आपके पास पेंटागोनल प्रिज्म है, ऐसे ही आपके पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो जाएगा, ऐसे ही आपके पास हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। देखो हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे बनता है भाई, जितने मतलब साइड रहेंगी ना नीचे, जितने साइड रहेंगी ना नीचे बेस में, उतने ही सारे तो अपने पास फेस होंगे ना, उतने ही तो फेस होंगे हमारे पास, पर सारे फेसेस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल ही रहेंगे। ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है। और ये हमारे पास ऑक्टागोनल प्रिज्म हो गया, है ना। अब भाई, जब एक चीज बताओ, यहां पे हमने स्क्वायर पढ़ा है, तो प्रिज्म का हमारे पास एरिया क्या रह जाएगा, प्रिज्म का एरिया, प्रिज्म का एरिया क्या रहेगा, देखो हमारे पास प्रिज्म का एरिया यदि पूछे तो एरिया क्या रहेगा हमारे पास, देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस कौन से हैं, लेटरल फेसेस पे जो हैं, और नीचे वाला बेस एरिया, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का बेस एरिया। तो यहां से प्रिज्म एरिया अपन नहीं निकाल सकते कि भाई लेटरल सरफेस, हर चीज का अलग अलग रहेगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, लेटरल सरफेस प्लस ये हमारे पास एरिया ऑफ टू बेसिस। ठीक है, जो नीचे वाला बेस है ना। और यहां से यदि प्रिज्म का वॉल्यूम, यदि आपसे कोई पूछ ले प्रिज्म वॉल्यूम, तो आप प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, प्रिज्म का वॉल्यूम ये क्या रहेगा मेरे पास, एरिया इंटू हाइट ही तो रहेगा, एरिया इंटू हाइट। भाई आप ये समझ के देखो कि भाई ये मेरे पास जब स्क्वायर प्रिज्म है, तो ये मेरे पास क्यूब ही तो है, स्क्वायर प्रिज्म मतलब क्यूब ही तो है। और क्यूब का जब मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो कैसे निकालता हूं, बेस एरिया क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर, इसमें हाइट ए ही तो है मेरे पास, तो इसको ए से ही तो मल्टीप्लाई करा मैंने। तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी हमारे पास जो भी रहेगी, और यहाँ पे एरिया आ जाएगा जो भी रहेगा। अब इस क्वेश्चन को करिए, तो एक बार इस क्वेश्चन को करिए और इसमें बताइए भाई क्या है क्या नहीं है आंसर इसका, बताओ। इसमें मेरे को क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज, सॉरी एक समकोण प्रिज्म है जिसका आधार समांतर भुजाओं 11 और 15 सेंटीमीटर वाला लंब चतुर्भुज है, प्रिज्म की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और इसका आयतन इतना है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मैंने अभी आपको बताया, यदि ट्रपेजियम है तो हमारे पास क्या रहेगा, हाफ इंटू 11 + 15, यदि मैं दोनों के बीच की दूरी को एच मान लेता हूं, सॉरी 13 दी हुई है ना, हाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, दोनों की बीच की दूरी को मैंने एच मान लिया, है ना। और प्रिज्म की ऊंचाई मेरे को कितनी दी हुई है, 13 इज इक्वल्स टू 32, 11, यही तो है मेरे पास। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, नहीं बताया, देखो ये कितने से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, यानी कि 169 एच इज इक्वल्स टू 32, 11। अब आपको थोड़ा सा दिमाग सोचने को बताऊं मैं, थोड़ा सा दिमाग सोचने को बताऊं मैं, देखो इसके आंसर्स, देखो 17 है, 15 है, 19 और 18 है, कोई डेसिमल में है नहीं अपने पास नंबर। और 9 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि भाई हमारे पास एक बने यूनिट डिजिट में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है, हमको भाग देने की क्या जरूरत थी, आप भाग दे के देख लो तब भी 19 ही आएगा। ठीक है।
आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, देखो मैंने। ये ट्रेपेजियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से पूछे जाने वाले हैं ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है, ए कार कवर्स 46 किलोमीटर इन 1/6 ऑफ एन आर, 50 किलोमीटर इन 2/3 ऑफ दैट आर, एंड 25 किलोमीटर इन 1/12 ऑफ दैट आर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। तो एवरेज स्पीड मेरे पे क्या रहती है यहाँ पे? तो एवरेज स्पीड का सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू जो है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा देखो, ये 1/6 ऑफ एन आवर मतलब कि 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट से ये हो गया। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 2/3 ऑफ दैट आवर मतलब 40 मिनट हो गया, है ना। और ये 1/12 ऑफ दैट आवर मतलब 12 मिनट हो गया ये। ठीक है, यही तो हुआ ना। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया? 40 और 5 45, 55 मिनट हो गया। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 46 और 50। देखो इनको जोड़ने का तरीका, 40 और 50 90, 90 और 20 110, 110 और 5 115 और 121, तो 121 हो जाएगा हमारे पास। अपॉन में 55, ये मिनट्स में था, इसको आवर में बदलेंगे तो 60 का भाग दो। अब देख लो 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन तो है मेरे पास, एक ही ऑप्शन तो है। ठीक है, सभी टेक्निक्स आनी चाहिए आपको। ओके, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। देखो भाई, जिसको भी ज्योमेट्री की सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने हैं तो भाई हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। आप दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए कहोगे, मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, लेकिन आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ट्राइंगल W/X इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट वाई, बाई जेड इज परपेंडिकुलर टू XW। देखो पहले तो चित्र बनाओ डायरेक्ट। हमारे पास क्या है यहाँ पे, बाई पे हमारे पास राइट एंगल है ये, तो हमने W/X को कहीं भी ले लो, फिर तो W पे ये मान लिया, X को ये मान लिया मैंने। ठीक है। अब बाई जेड किस पे परपेंडिकुलर है? ये XW के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो यहां से XZ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है मेरे पास, और यहां से ZW की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है मेरे पास। ठीक है। द लेंथ ऑफ XY लाइज बिटवीन। ठीक है। तो यहां पे मैं आपको पहले क्या बताना चाहूंगा, पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो यहां पे ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है। जैसे मान लो मैंने ABC मान लिया और बी पे कोई राइट एंगल मान लिया, मतलब मैंने बी पे राइट एंगल है वो ट्राइंगल, है ना। और ये AC पे मैंने लंब डाला BD। ठीक है, BD। तो आपको तीन फॉर्मूले हमेशा से पता रहना चाहिए कि देखो, ये मेरे पास 90 डिग्री का मान लिया मैंने, यदि, है ना। तो यदि ये थीटा है तो ये 90 - थीटा, 90 - थीटा। और यदि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 - थीटा। ये 90 है तो ये 90 है, तो ये जब 90 - थीटा तो ये थीटा। तो मतलब मैं क्या देख रहा हूं मैं यहां से, कि यदि मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC किसके समरूप मान सकता हूं मैं? ट्राइंगल ABC को किसके समरूप मान सकता हूं? देखो, बी तो किसके बराबर है? बी तो बी, सॉरी, हाँ, जो ए है वो बी के बराबर है, तो यहां पे पहले क्या आएगा? बी आएगा। और फिर यहां पे कितना आएगा? डी आएगा, है ना। और फिर यहां पे सी आएगा। तो मेरे पास यहां से देखो क्या है, क्या बनता है, ए बी अपॉन में BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन में DC, है ना। या फिर हम क्या मान सकते हैं, ए बी अपॉन में BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन में BC मान लो। अबे यार, या फिर ऐसे मान लो ना, कि भाई मतलब यहां से हम क्या और मान सकते हैं, AC अपॉन में ये मान लो BC। तो मेरे पास यहां से इक्वेशंस क्या क्या बनती है, मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैंने ये गलत इक्वेशन लिख दिया वैसे तो यहाँ पे। ठीक है, मैं पहले इसको इरेज करना चाहूंगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम तो हमसे क्या कहती है कि भाई जब ट्राइंगल्स हमारे पास समरूप हो जाएंगे, तो हमारे पास सीधा सीधा ही रिलेशन क्या बनता है, ए बी अपॉन में BC इज इक्वल्स टू क्या बना सकते हैं हम, BD अपॉन में DC इज इक्वल्स टू, ये हम यहां से एक और रिलेशन बना सकते हैं, AC अपॉन में, ये मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब AB अपॉन में BD लिखो ना इसको। AB अपॉन में BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन में BC। तो यहां से हमारे पास रिलेशन बनता है BC² इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। ठीक है। अब हमने जब किन किन को समरूप करा, जब बनाई ये रिलेशन, हमने इस वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को समरूप करा। ऐसे ही यदि हम यहां से ये लिख दें कि ट्राइंगल ABC किसके समरूप मान लेता हूं मैं, देखो, ए के बराबर कौन हो जाएगा इसमें, ए 90 - थीटा है ना, तो ए के बराबर ए ही रहेगा, है ना। और बी के बराबर कौन सा आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा। और सी के बराबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पे। तो AB अपॉन में AD इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरे पास, BC अपॉन में BD
इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, मतलब अब एक बार इसको, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल और इस वाले को ट्रायंगल को मैं समरूप कर दूंगा तो मेरे पास यहां से तीसरा रिलेशन और आ जाएगा यहां से, बी डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी यहां से, ए डी इंटू में डी सी। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में हैं सारे के सारे। ठीक है, और आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं और ज्ञान दे देता हूं, जैसे कि हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारे पास इन सेंटर तो इसके अंदर ही रहेगा, इन सेंटर तो यहीं पे रहेगा। इसकी यदि मैं इन रेडियस निकलवाना चाहूं तो इन रेडियस क्या रहेगी, यदि मैं इसको पी मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको एच मान लूं, तो मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां से पी प्लस में बी माइनस में एच अपॉन में टू, ये हमारे पास क्या है, इन रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर यदि मैं मान लूं सरकम सेंटर, सरकम रेडियस मान लूं मैं सरकम रेडियस, तो वो सरकम रेडियस क्या रहेगी यहाँ से Hy2। आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो हमारे पास सीधा सीधा सा रिलेशन है, देखो पांच यहाँ पे, जब एक्स वाई का स्क्वायर निकालना है तो एक्स वाई का स्क्वायर कितना रहेगा, 5 इंटू में 12, तो यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, √60। और √60 क्या है मेरे पास, 7 से बड़ा है ना, तो 7 और 9 के बीच में एक ही ऑप्शन तो दे रखा है। भाई कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको दोनों पता रहेगा ना तो आपको काम चलेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है, ये जो ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिलेशन भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा एक और बता देता हूँ कि यहाँ पे रिलेशन क्या होता है मेरे पास, ये सीई और यहाँ पे एडी क्या है, इनकी मीडियन है। देख मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सीई एंड एडी आर मीडियंस, मीडियंस। ठीक है, तो जब ये मीडियंस हैं तो मेरे पास देखो, ये यदि एक्स है तो ये एक्स है मेरे पास, है ना, और ये वाई है तो मेरे पास ये वाई है। ठीक है, तो मैं यहां से यदि ए डी स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 4 बाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। और यहां से यदि मैं इसकी वैल्यू लिखूं आपके सामने, किसकी, ई सी स्क्वायर की वैल्यू, ई सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी यहां से फिर, बाई स्क्वायर प्लस में ये कितना रहेगा मेरे पास, 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ए ए डी स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये कितना रहेगा मेरे पास, 5x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना। अब यहां से देखो ये क्या रिलेशन है मेरे पास, देखो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया मैंने। ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के पैरेलल उसका आधा रहेगा, मतलब ये इसके पैरेलल रहेगा और ये इसका आधा रहेगा, मतलब इसको AC/2 लिख सकता हूं मैं, इसको AC/2 लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, और ये मेरे पास है क्या, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर ही तो है। तो इसको क्या लिखूंगा फिर मैं यहां से, ए डी स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये मेरे पास टॉप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट बी, AD and CE are the two medians drawn from A and C respectively. AC is equals to 5 and AD is equals to इतना, then find the length of CE। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, 4, AD का स्क्वायर कितना रहेगा यहाँ से, 9×5 = 45, 45/4 प्लस में CE² इज इक्वल्स टू, ये 5×5 = 25 और 25×5 = 125, तो 125/4। ठीक है, तो CE² की वैल्यू, मतलब यहां से मैं 4 को काट देता हूं ना, 125/4 माइनस में 45/4, तो यहां से सीधी सीधी EC² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको घटाओ तो यहां से 20 आएगा, तो CE की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इन ए मैच, इन ए मैच, ये क्वेश्चन लेने का पता है तरीका क्या है, ये क्वेश्चन लेने का रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इन ए एक्स ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 11.5, द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ सिक्स ओवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कंसीडर ओनली इंटीजर पार्ट, इफ द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच आफ्टर सिक्स ओवर इज 15। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है
कि एक्स ओवर का कोई मैच है जिसमें रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 है जीतने के लिए। तो 11.5 है रन रेट जीतने के लिए, तो जीतने के लिए रन कितने बनाने हैं? जीतने के लिए रन कितने बनाने हैं? जीतने के लिए रन बनाने हैं 11.5x। ठीक है, तो जीतने के लिए 11.5x बनाने हैं उसको, है ना। अब यही जीतने के लिए जो 11.5x है ना, ये जो रन है वो किसके बराबर हैं? छठे ओवर के अंत में रन रेट 7 है, मतलब 6 ओवर के एंड तक वो 42 रन बना चुके हैं, 6 7 42, है ना। अब उन्हें जीतने के लिए 15 की रन रेट चाहिए। 15 की रन रेट चाहिए, तो मतलब बचे कुछ जो ओवर्स हैं, तो बचे कुछ कितने ओवर रहेंगे उसके पास? x-6 ओवर रहेंगे अब, है ना। और उसको रन रेट कितने का चाहिए? 15 का रन रेट, तभी तो वो जीत पाएगा ना। तो हमारे पास 11.5x की वैल्यू सीधी सीधी 42 प्लस में x-6 इंटू में 15, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? देखो 11.5x इज इक्वल्स टू 42, और माइनस में 90 प्लस में 15x, ठीक है। तो यहां से देखो सीधा सीधा लिख देता हूं मैं आपके सामने, 3.5x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 48, x की वैल्यू 48 अपॉन में 3.5, ठीक है। तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ? x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 96/7, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये जो कंसीडर ओनली इंटीजर पार्ट आ रहा है ना, तो इसका मतलब ही ये है कि आपके सामने जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल्स में आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर संख्या को ही इंक्लूड करना है। तो 13 7 91 रहता है ना, तो मेरे पास इंटीजर कितना आ रहा है इसका? 13, तो इसका फाइनल आंसर भी क्या रहेगा? मेरे पास 13 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसकी सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं यहीं पे इंक्लूड कर दूंगा, अभी के अभी बताने वाला हूं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर इफ द के एम ओ इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, के एन ओ इज इक्वल्स टू x-10 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब भाई हम एक्स की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास के एम ओ की वैल्यू एक्स दे रखी है ना इसने, और इसने ये कितना दे रखा है मेरे को? x-10 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम यहां से तभी निकाल सकते हैं जब हमको कोई कॉन्सेप्ट पता रहेगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इससे इसको मिलाओ, पहले इससे इसको मिलाओ। तो भाई जब हमने इसको इसको मिलाया तो ये सेंटर है, तो ये हमारे पास ये कितनी, ये क्या है? रेडियस है, और ये भी क्या है? रेडियस है। तो जब ये एक्स डिग्री का है तो मेरे पास ये भी तो एक्स ही रहेगा ना, ये भी तो एक्स ही रहेगा ना। और जब यहां से ये x-10 है तो ये मेरे पास x-10 रहेगा, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता रहेगा ना कि भाई जैसे ये चाप है एम एन, तो ये यदि परिधि पे कितना कोण बना रहा है? परिधि पे कितना कोण बना रहा है? 2x-10 हो गया ना टोटल। तो ये जब सेंटर पे कोण बनाएगा तो वो सेंटर पे कोण कितना रहेगा? ये इसका दुगना रहेगा, 2 इंटू में 2x-10। और इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है? 140। तो यानी कि 4x-20 इज इक्वल्स टू 140। तो यानी कि x की वैल्यू यहां से सीधी सीधी 40 डिग्री आ रही है। आप चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी चाप ले लिया मैंने, कोई भी चाप, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई चाप लिया और ये इसका सेंटर मान लिया, तो मैंने इस चाप द्वारा ये जो यहाँ पे मैंने कौन बना दिया? थीटा। तो मैं चाहे कहीं पे कौन बना दूं, ये यहाँ पे जो सेंटर पे कौन बनेगा ना वो टू टू थीटा ही रहेगा, यदि मैं इसको भी थीटा मान दूं, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि सेम चाप जो है सरकमफेरेंस पे सेम कोण अंतरित करेगी, और कहीं पे भी कर रही है, सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी कर रही है, वो जितना सरकमफेरेंस पे कौन बनाएगी सेंटर पे उससे दोगुना बनाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि हमने स्लाइड ऐड करना भूल गए हैं। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो ये बनता है यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ पे कोई ये सर्कल दे रखा है ना। और ये सर्कल से मेरे पास ये कोई सेंटर है उसका। तो मैंने यहां से दो टेंजेंट्स खींची, दो टेंजेंट्स खींची, मान लो ये P है और ये Q है और ये R है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब ये मेरे पास O सेंटर है ना, तो मैं इससे इसको मिलाऊंगा और इससे इसको मिलाऊंगा, तो दोनों रेडियस बनेंगे, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90, ये 90, जब ये 90 और ये 90 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम रहेगा वो कितना रहेगा? 360। तो जब ये 180 हो गया दोनों, तो ये भी 180। तो ये भाई हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये हमारे पास हमेशा कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरा ये कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है कि भाई देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ
ठीक है, हमको कई बार लिख के देगा कि भाई हमारे पास टू टेंजेंट्स हैं और बाहर से खींची गई हैं किसी पॉइंट पी से, और मेजर आर्क में बना हुआ कोण इतना है, सॉरी मतलब यदि ये थीटा मान लिया मैंने, ठीक है, तो मेजर आर्क कौन सी है, मेजर आर्क ये है, मेजर आर्क ये है। तो इस मेजर आर्क में बना हुआ कोण कितना रहेगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा, सॉरी मतलब यहाँ पे यही कोण बनेगा, ठीक है, सॉरी 90 माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे ये जो माइनर आर्क में बनेगा ये कौन कितने का रहेगा मेरे पास, 90 प्लस थीटा बाई टू, हमेशा याद रखना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपकी यदि आपको बता के चलूँ इस सर्कल में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने हैं, तो वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि जैसे यार मान लो ये मेरे पास कोई वो है ना, और यहां से ये मैंने कोई टेंजेंट खींच दी, और ये इसकी सीकेंट है, ये इसकी सीकेंट है जो इसको क्यू और आर पे करती है ना, और यहाँ पे ये इसको एस पे काट रही है, तो यहां से मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू इंटू में पी आर, ठीक है। इन सारे जो है मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना यहाँ पे, इनके सबके प्रूफ करा रखे हैं अपने जो है चैनल पे ही, इजी मेथड पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर की वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मेरे पास जो है पर्सनली मैं जिसको सबसे बढ़िया मानता हूं, वो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कोई भी सीकेंट, दो सीकेंट खींची जाती हैं, जैसे मान लो ये मैंने ए बी सी खींच दी, और यहां से ये मैंने ए डी ई खींच दी, तो मेरे पास यहां से क्या रहेगा, ए बी इंटू में ए सी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू में ए ई, और ये ट्रू है, अंदर जब हम कोई कॉर्ड खींचेंगे ना उसके लिए भी ट्रू है ये, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखो सर्कल के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, बहुत सारी शिफ्ट में पूछा गया है इस बार सीजीएल में, ठीक है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाता है सीजीएल प्री में जब पूछा गया है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि रैखिक समीकरण 3a प्लस में 5b इज इक्वल्स टू 6, m माइनस में a m प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 2m का कोई हल नहीं है, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशंस हैं, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से आपके सामने पेन से लिख के और लिख के लाया हूँ यार चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास देखो तीन कंडीशंस बनती हैं नो सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो फोर यूनिक सॉल्यूशन, फोर नो सॉल्यूशन और फोर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस बनती है, मान लो जैसे मैंने एक इक्वेशन को मान लिया a1x प्लस में b1 बाय प्लस में c1 इज इक्वल टू जीरो, और यहां से मैंने दूसरे इक्वेशन को मान लिया a2x प्लस में b2 बाई प्लस में c2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरे पास यहां से फोर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाली कंडीशन मेरे पास फुलफिल करनी चाहिए। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3x प्लस में ky दे रखा है, अब सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास a1 और a2 b1 और b2 क्या है ये तो आपको पता चल गया ना, जैसे मान लो मैंने x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 मान लिया, ठीक है। और मैंने दूसरा इक्वेशन क्या माना आपके सामने, मैंने दूसरा इक्वेशन माना 4x प्लस में 5 बाई इज इक्वल टू 6, तो यहां से मैंने देखा क्या कि यहां से a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, तो यहां पे क्या है ये यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। भाई आपको ना आपने टेंथ यदि अच्छे से पढ़ी हुई हो तो भाई ये हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हैं, लाइन के इक्वेशन हैं। हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए रहेंगे, हम इनको ड्रॉ करके बताएंगे, तो भाई ड्रॉ नहीं करना है, भाई ड्रॉ करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ठीक है, फोर नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया मैंने, और यहां से यदि मैंने दूसरा इक्वेशन लिखा इसमें दो का मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू मैंने 6 कर दिया, तो भाई यहां यहां से ये मेरे पास और कुछ नहीं है, ये इक्वेशन भी तो मेरे पास x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 3 है, पर यहां से x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 5, यहां से x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है क्या, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा मन से सोचिए ना, रख के सोचिए कि भाई हमारे पास दोनों का रेशियो सेम है इनका, लेकिन ये इसके बराबर ही नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन में फर्क ही क्या रहा, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 और इसकी 3 है यहाँ पे, ठीक है। और फोर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, जैसे कि मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ आपके सामने, 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं तीन का वो करता हूँ यहाँ पे, तो 9x प्लस में यहाँ पे मैंने लिख दिया 6y इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने लिख दिया 15, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 का सोल्यूशन, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, तो भाई यही तो है मेरे पास,
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल रहेंगे इस चीज के। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मैं एक सॉल्यूशन करके भी बता दूं यहाँ पे आपको, कि जैसे मान लो हमने एक्स और वाई की वैल्यू को ले लिया, वन ले लिया, एक्स और वाई बराबर वन ले लिया, है ना। एक्स की वैल्यू जीरो ले लिया और वाई की वैल्यू को मैंने ले लिया 5/2 ले लिया। ठीक है। ऐसे ही और सॉल्यूशंस नहीं बन सकते क्या? जैसे मैंने एक्स की वैल्यू को मैंने ले लिया 5/3, और यहां से ये मैंने वाई को जीरो ले लिया, तब भी तो मेरे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल रहेंगे इस केस में। तो यहां से मेरे पास क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशंस पॉसिबल। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? नो सॉल्यूशन के लिए ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो लगा दो ये वाली कंडीशन, मतलब मेरे पास 3:5 रहना चाहिए, m-1 में m+3। अब भाई ऑप्शन की तरफ निगाह देखो, ऑप्शन की तरफ निगाह जाते ही आपका सीधा साधा आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो भाई प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, ये सबसे लुच्चा क्वेश्चन भाई, क्योंकि आप कई बार ये सोचते होंगे ना कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई इतने बड़े क्वेश्चन के लिए कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ से, ए सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय ए सिंगल कस्टमर इज बिलो 3,000। मतलब यदि 3,000 से नीचे का सामान खरीद रहा है तो उसको 12% का डिस्काउंट, और यदि 3,000 से ऊपर का खरीद रहा है तो उसको 18% का डिस्काउंट। ठीक है। ए शर्ट कॉस्टिंग 900 was sold to रिया आफ्टर अर्निंग ए मार्जिन ऑफ 9%, एंड ऑल्सो ए जैकेट कॉस्टिंग 2,500 was sold टू हर आफ्टर ए मार्जिन ऑफ 8%। हाउ मच डज रिया हैव टू पे फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द बिल? ठीक है, तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है ये बताओ। यहाँ पे मतलब ए शर्ट कॉस्टिंग, मतलब जो शॉपकीपर को 900 रुपए की शर्ट पड़ रही है ना, वो उसको 9% के मार्जिन के बाद बेच रहा है। मतलब उस शर्ट को कितने में बेच रहा है? अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा ही लिख दूं, क्योंकि कोई कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ पे। शर्ट एसपी कितना रहेगा मेरे पास, 900 इंटू में 900 पे कितने का मार्जिन कर रहा है वो, 9%, यानी कि 81। तो 981 ही हो गया। ठीक है, और ऐसी जैकेट का कितना हो जाएगा, जैकेट का, जैकेट पे कितने का ले रहा है वो, 8% का मार्जिन। ये कितना हो जाएगा, 2500 का 8%। भाई सॉल्व कैसे करना होता है, दो जीरो उड़ा दो, प्रतिशत का मतलब जीरो, डबल जीरो उड़ जाएगी ना। तो 25 × 200 यानी कि 2700 में वो बेच रहा है। 2700 प्लस 900 कितना रहेगा, 3600, 3681 में बेच रहा है। अब यहां पे इसने कितने का दिया था, 18% का डिस्काउंट देगा ना ये। तो इसको कितने पे, यहाँ पे पहले 18, मतलब इसको पॉइंट लगा दो यहाँ पे, और इसका 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 कम 18, 18 × 144, 145, 14, 18 की 108, 122, 12, 18 × 3 = 54, और 12 × 66। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कैसे करा था, कई लोगों के मन में आ रहा होगा, मेरे पास 3681 था। मैं यहाँ पे यदि 662 हटाता, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भाई मेरे पास 19 बच गया, मतलब मेरे पास 3019 आंसर आना था। लेकिन भाई मैंने 66, सॉरी 662 ही नहीं घटाया था, मैंने 0.58 भी एक्स्ट्रा लिया था। तो 0.58 भी तो घटाना है उसमें। ठीक है भाई, इतने क्लोज भी आंसर नहीं दिए हुए थे। ठीक है, अब भाई ये क्वेश्चन लेने का तरीका आपको मैं बताऊंगा, रीजन क्या है। रीजन आपको एलिगेशन समझाना है। ठीक है, तो देखो, in an alloy, zinc and gold are in the ratio 3:5. In the second alloy, the same elements are in the ratio 7:8. If these two alloys mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:7, the ratio of these two alloy in the new alloy is। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एलिगेशन लगाना चाहूंगा। ठीक है, एलिगेशन, है ना, मैं एलिगेशन लगाना चाहूंगा। अब आप बताना कि भाई मैं जिंक की मात्रा पे लगाऊं या फिर किसकी मात्रा पे लगाऊं, गोल्ड की मात्रा पे लगाऊं, वो आप बता देना मेरे को। ठीक है, पर पहले मैं आपको एलिगेशन का मतलब समझाना चाहूंगा। ठीक है, एलिगेशन कुछ नहीं है भाई, मैंने एलिगेशन के ऊपर वीडियो भी डाली हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे आई टैब पे आ रहा होगा, देख लेना सर्च करके। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन्ड है भाई। ठीक है भाई, एलिगेशन का कुछ नहीं है। एलिगेशन का हम यूज कहाँ करते हैं, हमको जब बेस रेशियो निकालना रहेगा, बेस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम इसका यूज। ठीक है, अब भाई ये बेस रेशियो क्या है, बेस रेशियो क्या है। सपोज करो कि आप किसी दुकानदार के पास गए, और दुकानदार के पास आपने पूछा कि भाई ये दाल क्या भाव है, और ये दाल क्या भाव है। आपने दोनों दालों के जब भाव पूछे ना, तो भाई दोनों दालों के भाव आपको अलग अलग बताए उसने, अलग अलग बताए। ठीक है, तो भाई आपको एक दाल का भाव तो बता दिया, मान लो उसने 56 पर केजी बता दिया आपको, एक दाल का भाव तो 56 पर केजी बता दिया, और एक दाल का भाग बता दिया आपको 70 पर केजी, 70 पर केजी बता दिया। ठीक है भाई, अब आपको समझ नहीं आया, आपको भाई दोनों ही दाल अच्छे लग गई।
आपको दोनों ही दालें अच्छी लग गई और आपने ये बोला कि यार हमें तो दोनों ही चाहिए, आप दोनों को मिक्स कर दो और मिक्स का प्राइस बता दो हमें, है ना। तो भाई उसने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद उसने क्या करा कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि इन 56 पर केजी और 70 पर केजी के दाल को मिला के वो आपको 74 पर केजी बता दे। भाई 74 पर केजी आप पहले ही नहीं ले रहे 70 पर केजी पे ही, तो आप 74 पर केजी पे क्या लोगे। तो उसने कुछ ऐसा दाम बताया जो इनके बीच में था, ठीक है। तो उसने दाम बता दिया, मान लो आपको 64 पर केजी बता दिया, 64 पर केजी। तो भाई आपने फिर दुकानदार से ये पूछा कि आपने किस रेशियो में मिक्स करा है इसको। रेशियो में मतलब कौन कौन सी की कितनी कितनी दाल ली है आपने, ये तो बता दो हमें। तो उसने उसने क्या करा कि भाई यहाँ पे एलिगेशन लगा के क्या करा यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे 6 है और ये इससे ज्यादा रहेगा तो मतलब 8। तो यानी कि उसने 3:4 के रेशियो में मिलाया उसको, 3:4 के रेशियो में, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बेस रेशियो क्या है, मतलब इसने यदि 56 पर केजी की दाल को 3 केजी लिया है, तो इसने 70 पर केजी की दाल को कितना लिया है, 4 केजी लिया है। तो ये केजी क्या था, पर केजी लिख रहा हूं ना मैं इसको, पर केजी। तो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, ये ही तो है बेस प्राइस, बेस वैल्यू यही तो है मेरे पास। तो इसी का रेशियो तो आया ये, इसी का ही रेशियो तो आया ये। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन पहले एलिगेशन का मतलब समझो। आपने 3:4 ये तो करा, ये तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स है। भाई एलिगेशन कुछ नहीं है, एलिगेशन का एक जनरेशन, मतलब एलिगेशन की उत्पत्ति कहां से हुई है ये तो सीखो पहले। भाई मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को तो सिर्फ यही दिखा ना। अब भाई आप ये पूछोगे कि भैया ये तो करा दिया आपने एलिगेशन से, ये एलिगेशन आया कहां से ये बताओ। भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि भाई मैंने 56 केजी की दाल को उसमें एक्स केजी मिलाया था, मान लो एक्स केजी मिलाया था मैंने, ठीक है। और मैंने 70 केजी वाली दाल को बाई केजी मिला दिया, ठीक है। तो भाई जो इन दोनों का मिल के प्राइस था, तो मैंने टोटल दाल का भाव कितना बताया था आपको, 64 बताया था ना, 64 पर केजी। तो भाई जब ये एक्स और वाई की मात्रा में मिलाई है मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये एक्स प्लस वाई मिलाई है मैंने, तो टोटल जो दाल है उसका वैल्यू क्या रहेगा मेरे पास, 64 में एक्स प्लस वाई, और इनका मतलब अलग अलग वैल्यू कितना रहेगा, 56 एक्स और 70 वाई। तो मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूँ ना कि 56 एक्स प्लस में 70 वाई, इसी की वैल्यू तो मेरे पास 64 में एक्स प्लस वाई है। मतलब ये मेरे पास टोटल सम तो सेम ही रहेगा ना, टोटल सम तो मेरे पास सेम ही रहेगा ना यहाँ से। तो मैं यहाँ से देखो जब सॉल्व करने बैठूंगा तो 6 वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से 8 एक्स। तो मतलब फिर भी एक्स रेशियो वाई की वैल्यू मेरे पास 3:4 ही आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो भाई ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि भाई हमने ऐसे लिख दिया, एक ज्यादा रहेगा एक कम रहेगा, तो वो आप कर लेना, वो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं लूं आपके सामने, कई बार एवरेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार एवरेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लो किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं। बॉयज का जो एवरेज आया किसी एग्जाम में वो आया 74 पर बॉयज, ठीक है। और गर्ल्स का जो आया वो कितना आया, 80 मान लिया मैंने, ठीक है। और दोनों को मिला के कितना बैठ रहा, दोनों को मिला के बैठ रहा वो 76, ठीक है। दोनों को मिला के मतलब जो बॉयज का एवरेज वेट इतना था, गर्ल्स का एवरेज वेट इतना था, और यहां से टोटल जो मैंने क्लास को लिया, टोटल क्लास को लिया मैंने, तो उसका एवरेज मेरे पास 76 बैठा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। आप क्लास में करके देख लेना कभी, आपका कर लिया होगा ना आपने कि भाई ये 74 है, ये 80 है, और टोटल का मिला के 82 आ जाए, भाई नहीं हो सकता बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से जब मैं एलिगेशन लाऊंगा तो 4:2, मतलब मेरे पास जो यहाँ पे जो रेशियो आया वो किसका आया, वो किसका आया, एवरेज मैंने कितने का लगाया था, वेट, वेट भी लगाया ना, एवरेज वेट। तो एवरेज वेट मेरे पास कितना रहेगा, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज वेट का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई जब ये मेरे पास जो यहाँ पे जो बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू तो ये है ना मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है ना बेस वैल्यू तो। और जब ये बेस वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे पास किसका रेशियो आया है, ये बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो आया है कि क्लास में 2:1 के जो है अनुपात में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। अब हम इसको ऐसे करेंगे तो भाई जनरेशन कहाँ से हुई है, मान लो मैंने एवरेज वेट, सपोज करो कि मैंने टोटल जो बॉयज है वो एक्स मान लिए, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 74 एक्स, 74 एक्स। इनका गर्ल्स का कितना हो जाएगा 80 वाई, इज इक्वल्स टू, टोटल तो 76 एक्स प्लस वाई ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये एक्स प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास जब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये,
कि हमने किस रेशियो में मिलाया है, हमने किस रेशियो में मिलाया है, तो यही तो पूछ रहा है ना। तो भाई मैंने क्या पूछा, मैंने यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि भाई इसमें जिंक कितना है, जिंक कितना है इसमें। जिंक इसमें पहले वाले में तो 3/8 है, 3/8 है पहले वाले में तो। और दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में 7/15। भाई अब टोटल जो है, जो मतलब उसमें वैल्यू प्रेजेंट है वो लगाओगे, और जो टोटल वैल्यू वही तो लोगे ना। और हमारे पास जो न्यू वाला आया उसमें जिंक कितना है, 5/12 रह गया। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि उनका रेशियो आ जाएगा, कि हमने किस रेशियो में मिलाया उनको, किस रेशियो में मिलाया उनको। ठीक है। तो भाई अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो, 8 और 12 और 15 हमको पता है 120 होता है एलसीएम। तो मैंने 120 ही बनाने का प्रयत्न करा। इस 3/8 को मैंने 45/120 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। इसको मैंने 56/120 लिख दिया, अब भी तो ये मेरे पास इतना ही है। 8/8 का गुणा ही तो करा मैंने। इसमें भी 8/8 का, सॉरी 10/10 का कर देता हूं तो 50/120। मतलब कि अब ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके रेशियो कितना आ जाएगा, 45/120। चलो मैं इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख दूं आपके सामने, 5/120 और 6/120। तो भी मेरे पास 6:5 ही आया ना रेशियो तो भी मेरे पास 6:5 ही आया ना रेशियो तो। ठीक है। आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो कि भाई ये मेरे पास कितना रहेगा, 37.5, और ये मेरे पास कितना रहेगा यहाँ पे। भाई देखो परसेंटेज से करोगे तो बहुत टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको एलिगेशन बता दिया। ये अब लास्ट क्वेश्चन है इसका शायद। एक नाव के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट और 35 मिनट का समय लगाते हैं। भाई जहां पे भी ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो भाई आप समझ लेना कि भाई फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप, नदी इस साइड बह रही है, ये तो स्ट्रीम है ना, और ये आपकी जा रही है बोट, बोट जा रही है। ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब रिवर इधर की तरफ बह रही थी और बोट भी इधर की तरफ जा रही है, तो भाई जो हमारे पास ये डाउन स्ट्रीम रहेगा या अपस्ट्रीम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि धारा की साइड में जा रही है, कोई वो तो लगाना ही नहीं पड़ रहा, हमें कोई लगाना ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे पास, जैसे मान लो मैंने बोट की स्पीड को एक्स मान लिया और स्ट्रीम की स्पीड को वाई मान लिया मैंने। अब भाई ध्यान रखना, हमेशा स्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी वो हमेशा बोट से कम रहेगी, वरना स्ट्रीम बहा के ले जाएगी, बोट को पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम यहाँ से कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम। आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा क्या, वो रिलेटिव स्पीड वाला, कि भाई जब दोनों एक दूसरे की साइड में जाएंगी तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आ, x-y और x+y, वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। और यहां से अपस्ट्रीम वाला यदि कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाए, तो अपस्ट्रीम में क्या रहेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी, विरोध करेंगी दोनों, तो मतलब x-y। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सीधा सीधा सा एक, देखो, और देखो आपको समझ नहीं आया ना, तो सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, कि मान लो इन्होंने डी डिस्टेंस तय करी थी, है ना, और इनको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाने में इतना दे रहा है। हमको ये दिया भी नहीं हुआ ना कि भाई ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो ये मान के चलो यदि डिस्टेंस सेम है और हमको टाइम दिया हुआ है ना, तो टाइम कहाँ ज्यादा होगा, टाइम कहाँ ज्यादा होगा, जहां पे x-y कम है। डी अपॉन में x-y करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा टाइम आएगा हमारे पास, और डी अपॉन में x+y करेंगे तो कम टाइम आएगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी अपॉन में x+y, जो कि x की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। चलो मैं x की वैल्यू को 12 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू, ये 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर। ठीक है। और यहां से डी अपॉन में 12 - 22 इज इक्वल्स टू, ये कितना रहेगा, 7/, ये जो मतलब 12×5 = 60 कर दे तो 7/12 आर। ठीक है। अब कई लोग ऐसे रहेंगे कि भाई पहले डी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, पर भाई मैं ये कहूंगा कि डी की वैल्यू निकालना सबसे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी क्या, क्योंकि हमसे स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, हमसे वाई की वैल्यू पूछ रहा है, मैं दोनों को डिवाइड ही कर देता हूँ ना। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 - 22 अपॉन में 12 + 22 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी यहाँ से 4/7 नहीं आ रही है क्या। और जब यहां से 4/7 आ रही है तो इसको सॉल्व करो ना, 84 माइनस में 7/, इज इक्वल्स टू, ये कितना रहेगा, 12/, सॉरी 4/, प्लस में 48। ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके देख लो इसको। 36 की वैल्यू 11/। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई 36 आ रहा है, 11 × 3 = 33, तो मतलब 3.3 के समथिंग आंसर आना चाहिए, क्योंकि 11 × 33 3 बचेगा ना। और भाई 11×2 = 22, तो ऑब्वियस सी बात है 3.2 कुछ आएगा, तो मतलब 3.3। ठीक है। और ये हमारे पास जो है पूरा हो गया है। ठीक है।
यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई। देखो पूरे पूरे कॉन्सेप्ट बताएं आपको, ठीक है। मैंने इसमें भी बता सकता था कि भाई लाइन खींचो वगैरह वगैरह, भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। इसमें सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो और बनता है भाई, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे हम, कि भाई कहीं पे भी जैसे मान लो ये वाला हमको दिया हुआ है, चलो नेक्स्ट वीडियो में ही समझाते हैं यार इनको, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। ठीक है, ये आपको देख लो बता ही दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा लेना इसको। ठीक है, अब यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी करना है। और अब थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।